सुरेश भारद्वाज, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गागड़वास, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10+1 राजनीति विज्ञान का टॉपिक रहेगा न्यायपालिका भाग 2। कल हमने न्यायपालिका के जो शुरुआती इंट्रोडक्शन, परिचय, न्यायपालिका की क्या कार्य है, न्यायपालिका की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है। आज हम न्यायपालिका की जो संरचना है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका की जो संरचना है वो एक पिरामिड के क्रम के अनुसार है, जो कि इस प्रकार से है। जरा ध्यान से देखना। सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये है हमारे न्यायपालिका की संरचना। कि न्यायपालिका की जो संरचना है वो इस प्रकार निर्मित है। जो हमारी न्यायपालिका का सबसे निचला क्रम है अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार के न्यायालय ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे स्थापित होते हैं। उसके ऊपर जिला न्यायालय होता है, फिर राज्य में उच्च न्यायालय होता है, और हमारे न्यायालय प्रक्रिया की सर्वोच्च न्यायालय हमारा एक होता है। ये राज्य पर आधारित है, ये जिले पर, और ये जिले के अंदर जो तहसील हैं जिन्हें सबसे निचली अदालत कहा जाता है। ये है हमारे न्यायपालिका की संरचना। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि न्यायपालिका जो है वो इस प्रकार से क्रम वाइज बटी हुई है। सर्वोच्च स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, और राज्य के अंदर जिलों के अंदर जिला न्यायालय, और उस सबसे निचला जो क्रम है न्यायालय का वो अधीनस्थ न्यायालय। ये सारे इस प्रकार से हैं। अब हम सिर्फ दो बातें इसके अंदर ऐड करेंगे कि जो न्यायालय हैं उसके अंदर जो अधीनस्थ न्यायालय सबसे निचला क्रम, उसके अंदर जो न्याय प्रक्रिया है, जो शुरुआत होती है, यानी कि हमारे न्याय प्रक्रिया में शुरुआत के अंदर कोई भी अगर कोई मामला बनता है, कोई विवादास्पद मामला बनता है, तो न्याय की प्रक्रिया अधीनस्थ न्यायालय से शुरू होती है, और फिर उसके बाद अपील के आधार पर जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में, इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर चलती है। तो ये हमने संरचना के आधार पर सीखा है। तो हम ये देखेंगे कि अब जब हमने प्रक्रिया और संरचना हमने देख ली है, तो सर्वप्रथम हम सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रक्रिया से संबंधित सबसे पहले मैं अधीनस्थ न्यायालय में जो दो प्रक्रियाएं, जो दो प्रकार के मुकदमे आते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। कि उसके अंदर जो सामान्य तौर से आप सभी जानते होंगे, जो मुकदमों का जो प्रकार होता है, मुकदमों का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार का होता है, दीवानी और फौजदारी। दीवानी मुकदमों में सामान्य तौर से जो संपत्ति क्रय विक्रय लेन देन से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। दीवानी मामलों में
संपत्ति से संबंधित मामलों में सुनवाई होती है। क्रय है, लेन देन है, मकान मालिक से संबंधित, किराएदार से संबंधित, इस प्रकार के जो सामान्य जो विवाद होते हैं वो दीवानी मुकदमों के अंतर्गत आते हैं। और फौजदारी में होती है हत्या, बलात्कार यानी आपराधिक प्रवृत्ति के मामले जो भी होते हैं वो फौजदारी मुकदमों के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर हत्या है, बलात्कार है, चोरी है, डकैती है और इस प्रकार के जो भी अपराध होते हैं वो फौजदारी मुकदमों के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर सुनवाई की जाती है। अब हम करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के का जो भी इसकी प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय को क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर किस प्रकार से उसको शक्तियां प्राप्त हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां या क्षेत्राधिकार। प्रिय विद्यार्थियों, इसको आसानी से समझने के लिए हम एक डायग्राम बना सकते हैं। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, इसको हम लेंगे आरंभिक क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार। इसको लेंगे हम इधर मौलिक अधिकारों की रक्षक या रिट संबंधी अधिकार, रिट संबंधी अधिकार। अपीलीय अधिकार, अभिलेख न्यायालय के रूप में अधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और एक हमारा मुख्य बचता है परामर्शदात्री, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ये हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, क्षेत्राधिकार, जो इसको शक्तियां प्राप्त हैं। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हम कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकारों का रक्षक, और ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, हम इसको एक पॉइंट्स के अंदर लेंगे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में का मतलब है कि सीधे के सीधे यदि कोई मामला बनता है, कोई विवादास्पद है, तो किन मामलों में सीधे के ही हम सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में उस मामले को ला सकते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती हैं जिसके कारण, जिसके आधार पर उसकी सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। यानी आरंभिक क्षेत्राधिकार वो अधिकार है जो कि सर्वोच्च न्यायालय में सीधे तौर से सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यानी कि इन मामलों में केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सुनवाई कर सकता है। वो कौन कौन से मामले होंगे? यानी कि भारत ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, उसमें बहुत हमारे लगभग सभी राज्य हैं, 28 राज्य हैं फिलहाल,
और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का केंद्र के साथ कभी न कभी हितों को लेकर टकराव होता है, कोई मामला विवादास्पद होता है। तो जब इनसे संबंधित कोई मामला आता है, विवाद से संबंधित मामला आता है, तो वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। वो मामला केवल सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में ही उठाया जाएगा। एक राज्य यानी कि एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य हों, अधिक राज्यों का आपस में विवाद हो, ऐसे मामले सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में लाए जाते हैं, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा, एक या अधिक राज्य एक तरफ हों और दूसरी तरफ भी एक या अधिक राज्य का मामला हो, एक या अधिक राज्य हों, अधिक राज्य, उस स्थिति में भी सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच परस्पर विवाद से संबंधित मामला भी सीधे तौर से सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई क्षेत्र में आता है। यह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का, जिसके अंतर्गत राज्य एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य हों जिनके बीच में परस्पर विवाद हो, या एक तरफ एक या अधिक राज्य हों और दूसरी तरफ भी एक या अधिक राज्य हों, और तीसरी स्थिति वो हो सकती है जिसमें दो या दो से अधिक के राज्यों का परस्पर विवाद हो। इस प्रकार के मामले सीधे तौर से सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होता है। इसके पश्चात मौलिक अधिकारों की रक्षा की सुनवाई का जो अधिकार है वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यानी भारत के किसी नागरिक का यदि कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वो उसके अधिकारों का हनन होता है, तो भी उस व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है कि वो सीधे ही अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिट दाखिल करे। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों की सुनवाई का जो अधिकार है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में है। यदि किसी व्यक्ति इस प्रकार की अपनी अपील करता है, अपनी रिट लगाता है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न 5 प्रकार की जो रिटें हैं, जो लेख हैं, वो जारी किए जाते हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। और वो जो रिट्स हैं वो देखना कौन कौन सी हैं, जिनको हमने मौलिक अधिकारों के क्षेत्र के मैं पढ़ा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वही ये 5 रिट हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी करता है। कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, लेख या इसको इंग्लिश में हम रिट बोलते हैं, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, और अधिकार प्रच्छा। ये वो 5 रिट हैं, 5 लेख हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में राज्य और केंद्र से संबंधित अगर कोई विवाद है वो, और इसके पश्चात हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित मामले भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले में यदि कोई विवादास्पद बात होती है, कोई विवाद होता है, मतभेद उत्पन्न होता है, तो उस मामले की सुनवाई का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है, यानी हमारी भारत की सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय को ही है। ऐसे मामले जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हैं, उनको राज्य न्यायालय में या उच्च न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता, सीधे ही उनकी सुनवाई का जो अधिकार है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हमारे सर्वोच्च न्यायालय को जाता है। तो यानी कि 3 प्रकार की अधिकार हमारे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के पास सुरक्षित हैं। राज्यों से संघीय मामलों से संबंधित, मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, ये हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। हम पढ़ेंगे अब अपीलीय। दूसरा जो हमने अभी भी शक्तियों के अंदर देखा, तो जो दूसरी शक्ति है, दूसरा क्षेत्राधिकार है, वो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार इस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 4 प्रकार के मामलों में सुनवाई की, अपील की अधिकार क्षेत्र रखता है। संवैधानिक, नंबर 1 में संवैधानिक मामलों में, फौजदारी, दीवानी, और चौथा है हमारा विशेष अपील। संवैधानिक मामलों में अपील, अपीलीय क्षेत्राधिकार इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत कार्यवाही चलती है संवैधानिक मामलों में। यानी जब किसी प्रकार का उच्च न्यायालय में यदि जो निर्णय हुआ है, जो फैसला हुआ है किसी मामले में, और उच्च न्यायालय को ये लगता है या संबंधित पार्टी को ये लगता है कि उस फैसले में संविधान की व्याख्या का कोई विशेष प्रश्न निहित है, कोई विशेष तथ्य छुपा हुआ है जिसकी व्याख्या की जानी बहुत जरूरी है, उस अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है, वो अपने सुनवाई को, उस अपील को सुनवाई करेगा। यानी संवैधानिक मामले से संबंधित हो, कोई ऐसा मामला जिसमें संविधान से संबंधित कोई मामला जुड़ा हुआ है और उसकी व्याख्या का प्रश्न है, तो उस मामले को, उस विषय को भी वो वहां पर उठाया जा सकता है। फौजदारी मामलों में, फौजदारी के बारे में मैंने अभी बताया कि फौजदारी मामले किस प्रकार से संबंधित हैं, कि इसके अंदर गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति का मामला शामिल होता है, जिसमें हत्या की जाती है, चोरी, डकैती, बलात्कार, इस प्रकार के संगीन जुर्म होते हैं। और उस अवस्था में यदि हाई कोर्ट के द्वारा जो भी किसी व्यक्ति को जो दंडित किया गया है, उसको अपराधी घोषित किया गया है, उसको सजा दी गई है, और उस अवस्था में यदि उस संबंधित पक्ष द्वारा अपील की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन उस मामले में उच्च न्यायालय के द्वारा उस संबंधित व्यक्ति को अपील करने की अनुमति दी जानी
जरूरी होती है। उस अवस्था में भी अपील सुनने का, उस संबंधित केस में नए सिरे से किसी प्रकार का फैसला करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को है। इसको एक छोटे उदाहरण से दे सकता हूं कि यानी कि जिला अदालत ने यदि किसी व्यक्ति को किसी मामले में कुछ वर्ष की सजा दी और उसी मामले में उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड सुना दिया, मृत्युदंड की सजा दे दी, उस अवस्था में ये मामला अपील के योग्य बनता है और सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील का अधिकार सुरक्षित है और उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार में दीवानी मामले, जो कि धन संपत्ति क्रय विक्रय इस प्रकार के मामलों से संबंधित होते हैं, उन मामलों की सुनवाई जो राज्य के न्यायालय द्वारा की जाती है, उससे संबंधित केसों की सुनवाई उनकी ऊपरी अदालत में अपील करने की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के पास जाती है। विशेष अपील, विशेष अपील यदि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी व्यक्ति संस्था के द्वारा इस प्रकार का मामला संज्ञान में लाया जाता है कि इस मामले की सुनवाई बहुत अति जरूरी है और तात्कालिक है और बहुत ही संवैधानिक है, उस अवस्था में भी सर्वोच्च न्यायालय विशेष अपील के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विशेष अपीलें स्वीकार करता है और उस संबंधित वाद और विवाद या उस संबंधित केस के बारे में व्यापक रूप से उसका फैसला करता है। तो ये हमारे अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, यानी कि संवैधानिक मामलों में अपील, फौजदारी मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील और विशेष अपील, यानी कि ये अपीलीय क्षेत्राधिकार बनता है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट परामर्शदात्री। क्षेत्राधिकार, इसके नाम से ही जाहिर है परामर्शदात्री, यानी कि ये समय समय पर कार्यपालिका या विधान पालिका को अपना जो कानून के हिसाब से जो सही पक्ष है उसके बारे में जानकारी देने का काम भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यानी यदि कार्यपालिका को किसी बिंदु के ऊपर, किसी विधेयक के ऊपर कोई संशय है और उस समय उससे कोई राय मांगी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को या विधान पालिका या कार्यपालिका को समुचित राय दी जाती है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई जो परामर्श है, जो सलाह है, वो उसको माने, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो निष्पक्ष राय देने का काम है वो हमारी न्यायपालिका का है, सर्वोच्च न्यायालय का है। इस मामले में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 7 जनवरी 1993 7 जनवरी 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से एक परामर्श मांगा था। और वो परामर्श क्या था? वो परामर्श ये था कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जो ढांचा गिराया गया था उससे संबंधित था। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था कि इस विषय में सलाह दी जाए, इस विषय में परामर्श दिया जाए कि उस विवादास्पद ढांचा जो गिराया गया था वहां पर राम मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। उस अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई
जो सुझाव सलाह को देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी आप देखिए, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो इतनी महत्वपूर्ण है, जो कि राष्ट्रपति और कार्यपालिका को सुझाव देने के लिए तैयार रहती है और उसे कानून के विभिन्न पक्षों का अध्ययन के बारे में जानकारी देती है, सही राय देती है। लेकिन यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए तो न्यायपालिका के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार भी है कि वो इस प्रकार का सुझाव देने से संबंधित व्यक्ति को मना भी कर सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। और जो अगला है हमारा अभिलेख न्यायालय। अभिलेख इस क्षेत्राधिकार से मतलब यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में जितनी भी कार्रवाई होती है, जो भी केस की सुनवाई होती है, जो भी विशेष फैसले सुनाए जाते हैं, जिस प्रकार की सारी कार्रवाई का एक लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रत्येक केस की जब फैसला हो जाता है उसके पश्चात उसको एक लिखित रूप से उसको आगे के लिए सुरक्षित रखा जाता है, एक अभिलेख के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार से वो लिखित फैसले सुरक्षित जब रखे जाते हैं, उनको प्रकाशन किया जाता है, उनको एक लिपिबद्ध एक पुस्तक का रूप प्रदान किया जाता है, तो आने वाले समय में इसी प्रकार से संबंधित केसों की सुनवाई के लिए वो वकीलों, आम जनता और जजेस को भी एक मार्ग दिखाने का काम करती हैं, इनकी एक जागरूकता प्रदान का काम करती हैं। तो इस प्रकार से जब वो फैसलों को एक लिखित रूप में रिकॉर्ड रखने का जो काम करता है, तो वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उसकी ये भी एक शक्ति है, एक क्षेत्राधिकार है। तो हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो पढ़े, उनमें से 4 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार और अभिलेख न्यायालय से संबंधित क्षेत्राधिकार। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत 2 प्रकार के 2 और इसके अंदर टर्म्स आती हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, इसके बारे में इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए बताऊं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास एक न्यायिक पुनरावलोकन की विशेष शक्ति है। हम सभी जानते हैं, हमने ये अध्ययन किया है कि सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उनको लागू करना और न्यायपालिका का है उनकी समीक्षा करना। यानी सरकार के जो 2 अंग हैं, कार्यपालिका और विधानपालिका, यदि इन दोनों के द्वारा संविधान के विरुद्ध ऐसा ही कोई कानून लाया जाए, ऐसा कोई आदेश पारित कर दिया जाता है जो संविधान सम्मत नहीं है, व्यक्तियों के, लोगों के या नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है वो आदेश, तो उस अवस्था में न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए उस संबंधित असंगत कानून को रद्द कर सकता है। यही है न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू यानी जो कानून बनाया गया है उसको संविधान के अनुसार, संविधान की जो मूल आत्मा है उसके कसौटी पर कसने का, क्या ये कानून भारत के संविधान के अनुरूप बनाया गया है, मौलिक अधिकारों के तहत सही है। यदि वो सही नहीं है तो उस कानून को रद्द करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय को है। उसी शक्ति को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अब दूसरा शब्द आता है न्यायिक सक्रियता।
हमने वे भी आपको बताया कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हैं। न्यायपालिका अपने क्षेत्र में काम करती है, कार्यपालिका अपने क्षेत्र में काम करती है और विधान पालिका अपने क्षेत्र में काम करती है। और जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको संविधान द्वारा ये शक्तियां प्रदत्त हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में निर्धारित क्षेत्र में कार्य करें। ठीक इसी प्रकार जो हमारे न्यायपालिका है वो अपने न्याय के क्षेत्र में कार्य निरंतर करती है, क्योंकि हमारे संविधान ने उसको ये शक्ति दी है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से हटकर न्यायपालिका, ध्यान दीजिए, न्यायपालिका जब अपनी न्यायिक प्रक्रिया से हटकर कार्यपालिका और विधान पालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। ध्यान दीजिए, न्यायपालिका अपनी न्याय क्षेत्र की प्रक्रिया से बाहर निकलकर कार्यपालिका और विधान पालिका द्वारा किए जा रहे किसी कानून निर्माण प्रक्रिया में या उनकी गतिविधि में हस्तक्षेप करती है, उसको प्रभावित करती है। उस टर्म को हम न्यायिक सक्रियता कहेंगे। न्यायिक सक्रियता, इसको ध्यान से समझने के लिए यह जरूरी है कि जो सरकार के कार्यपालिका है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, क्या वो अपने कार्यों का, अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन कर रही है, जनता के जो हमारे लोकतंत्र की जो मूल आत्मा है क्या उसके अंतर्गत वो शासन प्रक्रिया कर रही है। यदि वो उस मूल भावना के अनुकूल कार्य नहीं कर रही है, उस अवस्था में यहां न्यायपालिका अपनी सक्रियता दिखाती है और कार्यपालिका को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी करती है उसके कि आपको ये कार्य किया जाना चाहिए था। यानी वो एक तरह से जनता के हितों के प्रति जागरूक है, मौलिक अधिकारों की रक्षक है और सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका और विधान पालिका को कर्तव्य बोध कराती है। यही हमारी न्यायिक सक्रियता है। एक बिंदु और आता है जनहित याचिका। जिसे हम इंग्लिश में PIL भी कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लीग। ये एक ऐसी याचिका है जो कि स्वयं व्यक्ति द्वारा ना डाली जाए, यानी यदि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति उस पीड़ित व्यक्ति, संस्था, समुदाय की तरफ से या उस पर हो रहे किसी अत्याचार की बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, एक प्रार्थना पत्र दे सकता है कि इस समुदाय, इस व्यक्ति, इस संस्था का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या इस समुदाय, इस विशेष वर्ग को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस प्रार्थना पत्र को हम जनहित याचिका कहेंगे, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का हित पूरा होता हो, उन्हें लाभ पहुंचता हो, तो ऐसी याचिका जनहित याचिका कहलाती है। जनहित याचिका की यह विशेषता है कि इसमें स्वयं पीड़ित भी अपनी प्रार्थना पत्र दे सकता है, या यदि वो पीड़ित इस योग्य नहीं है कि उसे इस जानकारी नहीं है उसके साथ हो रहे दुर्व्यवहार या उसके साथ हो रहे अत्याचार के बारे में, तो उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी, अन्य संस्था भी सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में उस पीड़ित व्यक्ति, समुदाय, वर्ग के ऊपर हो रहे अत्याचारों के या उत्पीड़न के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रार्थना पत्र दे सकता है। सिंपल, साधारण अर्थ में। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, समाचार पत्रों में छपी खबर के आधार पर स्वतः ही सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले लेता है। ये जनहित याचिका, यानी न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, ये वर्तमान स्टैंड में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय हुआ। अब राज्यों में जो न्यायालय स्थापित किए गए हैं, उच्च न्यायालय, अब हम उसकी संक्षिप्त रूप में से उसकी संरचना पढ़ेंगे। राज्यों में स्थापित हैं उच्च न्यायालय।
वर्तमान समय में भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। कई उच्च न्यायालयों में एक या दो से अधिक राज्यों को जोड़ा गया है, जैसे हमारे पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। तो 24 उच्च न्यायालय हैं। इसके साथ साथ जो अगली इसकी विशेषता यानी कि इसकी रचना के बारे में, न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या के बारे में कोई निश्चित लिखित नहीं है। जिस राज्य की जितनी आवश्यकता होती है राष्ट्रपति के द्वारा उतने ही न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय में कर दी जाती है। आयु 62 वर्ष तक, यानी जो जज होंगे न्यायालय के वो 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। पद मुक्ति की प्रक्रिया भी वही है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं कि उनको भी संसद के दोनों सदनों में महाभियोग लगा करके प्रस्ताव और पूर्ण बहुमत से 2/3 सदस्यों द्वारा पारित मतदान प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें नहीं हटाया जा सकता। वेतनमान मुख्य न्यायाधीश को यानी कि 2.50 लाख और अन्य न्यायाधीश को है 2.25, ये इनको वेतनमान दिया जाता है। अब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, मैं इसको संक्षिप्त में करवा रहा हूं क्योंकि हमने इस नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में पूरा डिटेल कर दिया था। राष्ट्रपति द्वारा और साथ ही साथ राष्ट्रपति कार्यपालिका की तरफ से है, लेकिन हमने ये भी अध्ययन किया था कि राष्ट्रपति इस बात के लिए नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जरूर करेगा। न्यायाधीश से परामर्श के अनुसार भी इनकी नियुक्ति होती है। और योग्यता ध्यान देते जाइए इन पॉइंट्स पर, ये ही वैसे ही हैं जैसे कि सर्वोच्च। योग्यता 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायिक सेवा, 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, ये उसकी योग्यता है। तो ये है उच्च न्यायालय के नियुक्ति संबंधी। और अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार, इसमें भी हम ठीक इसी प्रकार के क्षेत्राधिकार शामिल करते हैं, ठीक जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार,
दो अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार, प्रशासकीय अधिकार, अनुमति प्रदान करने का अधिकार। ये है अपील संबंधी। देखिए अब हम इनको थोड़ा थोड़ा समराइज रूप से डिस्कस करते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ठीक इसी प्रकार राज्य जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार हैं, हमारे उच्च न्यायालय को भी इसी प्रकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रकार का उत्पीड़न हो तो हम सीधे किसी दो तौर से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। अपीलीय से यहाँ पर हमने न्यायिक संरचना को, न्यायालय की संरचना को देखा था। तो अपीलीय जब राज्य उच्च न्यायालय है तो इसके अधीन जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। इनसे संबंधित जो मामले जिला स्तर पर जो जिनका फैसला हुआ है, चाहे वो फौजदारी से संबंधित है, चाहे हमारा दीवानी मामला है, उस केस के आगे की सुनवाई, उसकी अपील होने पर उसकी सुनवाई का अधिकार उच्च न्यायालय को है। इसके अतिरिक्त यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि किसी जिले के अंदर किसी प्रकार का जो मुकदमे की सुनवाई हो रही है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो उसको हस्तांतरित करने का भी अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। परामर्शदात्री में वही है सुलह सुझाव देना। यदि राज्य के कार्यपालिका को, गवर्नर को, राज्यपाल को यह लगता है कोई संवैधानिक प्रश्न के मामले में उन्हें संशय है, तो उच्च न्यायालय से भी वो इस मामले में अपनी राय मांग सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, क्षेत्राधिकार, जैसे सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार है, ठीक इसी प्रकार राज्य उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार है कि संविधान यानी कि संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून, किसी विशेष अधिनियम को यदि वो जनता के हितों के अनुरूप नहीं है तो उसको भी रद्द करने की पावर इनके पास है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार यानी कि पूरे उस राज्य के अंदर न्यायिक क्षेत्र में जो भी प्रशासकीय कार्य किए जाने होते हैं, चाहे अधिकारियों की नियुक्ति है, बजट संबंधी है, उनके वेतन संबंधी है, उनका रिकॉर्ड करने की बात है, या उनका स्थानांतरण करने की बात है, या कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित मामला है, वो सारा का सारा प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अनुमति प्रदान करने का अधिकार, अपील, यानी जब उच्च न्यायालय में किसी मामले में जब फैसला आ जाता है और संबंधित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जिसके खिलाफ उसका फैसला आया है, वो व्यक्ति यदि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना चाहता है तो तब तक वो अपील नहीं कर सकता जब तक कि उसको अनुमति उच्च न्यायालय प्रदान ना कर दे। यानी अनुमति प्रदान करने का जो कार्य है वो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अपील तभी सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है जब उस संबंधित मामले में अपील करने का जो अधिकार है वो उच्च न्यायालय दे दे। तो विद्यार्थियों, आज हमने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित सारी प्रक्रिया का अध्ययन किया है, और इसके बारे में यदि आपको और ज्यादा अध्ययन विस्तृत रूप से करना है तो एनसीईआरटी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसको ध्यान से पढ़ें और उसको समझें। और यदि
दी गई है। इसमें यदि कोई आपको प्रश्न पूछना है, कोई डाउट्स है, तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा और आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद।